दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश की सरकार कैसे बनती है? जो फैसले लेने की प्रक्रिया है, वो कैसे काम करती है? कुछ देशों में राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो कुछ देशों में प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट होते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन, जहां दोस्तों हम आज इन्हीं प्रणालियों में से एक संसदीय प्रणाली को समझेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझेंगे। आज हम इस सिस्टम की गहराई को समझेंगे। एक ऐसा सिस्टम हम देखेंगे जो कि दुनिया के बहुत बड़े-बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अपनाई जाती है। ये जो सिस्टम है, ये ना केवल सरकार को चुने जाने की प्रक्रिया को निर्धारित करती है, बल्कि ये भी तय करती है कि जो सत्ता है वो कैसे बैलेंस्ड रहे, कानून कैसे बनते हैं और जनता की भागीदारी कानून बनाने में कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम ये भी देखेंगे कि क्या ये प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली से बेहतर है क्या? या इसके कुछ दोष भी हैं। तो आज के इस हम वीडियो में आज हम पूरे इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से देखेंगे। हम उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो हमारे यूपीएससी या फिर दूसरे अलग-अलग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और इस लेक्चर के बाद में मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सारे आइडियाज़ को, उन सारे विचारों से अवगत हो सकेंगे जो संसदीय प्रणाली से रिलेटेड है। और आप किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको कॉन्कर करने में सक्षम होंगे। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करते हुए मैं सीधा-सीधा टॉपिक को हम देखते हैं। इस टॉपिक को मैंने इन 7 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। फिर हम इस व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के पैरेलल एक और सिस्टम है, जिसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। उसकी विशेषताएं क्या है? कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग बनाती है? इन दोनों का हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तुलनात्मक इन दोनों का अध्ययन करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें इस बात को समझने में मदद मिलेगी कि क्यों हमारे देश ने प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के ऊपर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेफर किया। फिर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स को देखेंगे। और जब हम मेरिट्स देखेंगे तो हम इसके डिमेरिट्स को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, उसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इतने सारे डिमेरिट्स होने के बावजूद हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्यों अडॉप्ट किया, क्यों हमने इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर प्रेफरेंस दिया। और लास्ट में हम देखेंगे कि जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम और हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्या इन दोनों में कोई अंतर है क्या? इन दोनों में कोई डिस्टिंक्शन है क्या? तो इन 7 सब हेडिंग्स में दोस्तों हम आज के इस पूरे लेक्चर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा-सीधा अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। दोस्तों, दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, उन गवर्नमेंट्स के जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन हैं, इन दोनों के बीच के रिलेशन के बेस पे सरकार 2 टाइप की होती है। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जो भारतीय संविधान है, वो हमारे देश के अंदर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। और वो भी केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर। केंद्र के स्तर पर अनुच्छेद 74 और 75 संसदीय सरकार की बात करते हैं, वहीं राज्य के स्तर पर अनुच्छेद 163 और 164, ये 2 अनुच्छेद हैं जो राज्य के स्तर पर संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरलिज्म को फॉलो करता है, जहां पे सरकार के कई स्तर होते हैं। तो हमारे देश में भी केंद्र स्तर पे एक सरकार है और राज्य स्तर पे भी सरकार है, यहाँ तक कि स्थानीय स्तर पर भी एक सरकार है। तो हमारे संविधान ने केंद्र और राज्य इन 2 स्तरों पर संसदीय प्रकार की सरकार की व्यवस्था की है। तो अब हम संसदीय सरकार के बारे में वो सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री सरकार की बात करें, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करें, तो इसके अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। इसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। कैबिनेट गवर्नमेंट जो है वो दरअसल आइवर जेनिंग्स ने इसको कहा है। हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, या फिर इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। और ये भारत के साथ साथ दुनिया के और भी कई देश जैसे ब्रिटेन, जापान, कनाडा इत्यादि और भी कई देशों में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिवेलेंट है, वहाँ पे लागू किया जाता है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के जो अलग-अलग नाम है उसके पीछे का रीज़न है। जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट, इसको बोलने का रीज़न ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पावर का न्यूक्लियस होता है, यानी शक्ति का जो केंद्र होता है, वो कैबिनेट होता है।
इसलिए यहाँ पे कैबिनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी इंपॉर्टेंस के मद्देनज़र पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। फिर इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो कैबिनेट होती है वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्लियामेंट के सामने एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है। जब तक पार्लियामेंट में कैबिनेट को बहुमत प्राप्त है, कॉन्फिडेंस प्राप्त है, तब तक कैबिनेट सत्ता में बनी रहेगी। और जैसे ही पार्लियामेंट से इनको बहुमत नहीं मिलता है, वो ये कॉन्फिडेंस में नहीं रह पाते हैं, तो इनको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ती है। तो इससे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित होती है। फिर इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमने ब्रिटिश सरकार से चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका लोकेशन है वेस्टमिंस्टर नामक जगह पर, तो इसी लोकेशन के कारण इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद हम देखते हैं कि इस गवर्नमेंट की विशेषताएं क्या क्या है। ये विशेषताएं आपको जो अपनी स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये सारी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन सारी विशेषताओं से डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके इन विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में दो प्रकार के हेड होते हैं, दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है रियल एग्जीक्यूटिव। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, नॉमिनल के लिए एक लैटिन टर्म है जिसको डिजूरे कहते हैं, और रियल के लिए एक लैटिन टर्म है जिसको डी फैक्टो कहते हैं। तो दोस्तों, नॉमिनल और रियल दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में पाए जाते हैं। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट है। यानी हमारे देश में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसको रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो हमारे देश में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, वही रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। हम देखेंगे कैसे राष्ट्रपति एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बन के रह जाता है। पार्लियामेंट और पीएम के पास कैसे बहुत ज्यादा शक्तियां होती है, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से ये पूरे देश पे शासन करता है। तो इसके लिए इसको रियल एग्जीक्यूटिव की संज्ञा दी जाती है। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अब फिर देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी प्रेसिडेंट होता है, इसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलने का कारण यह है कि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से बहुत कम काम करता है। गिने चुने ऐसे काम हैं जिसके लिए प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन का उपयोग करता है। अदरवाइज जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे काम करता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे वही राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सलाह होती है, उनकी जो एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट पे बाध्यकारी होती है, बाइंडिंग होती है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए इनकी अपने विवेक से इनको काम करने की अनुमति बहुत कम होती है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ जो काम बोल देते हैं इनको, ये वही करते हैं, और अगर कोई बिल पास हो गया तो सिर्फ ये हस्ताक्षर करने के लिए बस है। बाकी जो भी असली एग्जीक्यूटिव का काम होता है वो प्रधानमंत्री करता है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का पहला फीचर ये है कि इसमें दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव। फिर दूसरी विशेषता इस गवर्नमेंट की है कि यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी रूल चलता है। हम अपने देश में देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियां हैं, चाहे आप कांग्रेस ले लें, एनडीए ले लें, एनसीपी ले लें, बहुत सारी पार्टियां, आरजेडी ले लें, बहुत सारी पार्टियां हैं। अभी हाल में हमने देखा कि असम में भी एक नई राष्ट्रीय पार्टी उभर के आई, आप को ले लें, आम आदमी पार्टी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहता है कि चुनाव में जिस किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी वो पार्टी सत्ता में आएगी। सीधी सी बात है। मेजॉरिटी कहने का मतलब कि जितने भी टोटल सीट्स हैं उन टोटल सीट्स का 50% +1, इतनी जिसको मिल गई वो पार्टी सरकार बना लेगी। फिर पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई एक मंत्री भी अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है। अगर किसी सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो ऐसे में पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है। फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल होमोजीनिटी की बात करता है, राजनीतिक एक रूपता की बात करता है। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जब भी
देखिए, हमारे देश के इतिहास में बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, स्पेशली 1970s के दशक के बाद, कि किसी भी पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिली हो। ऐसे मोस्ट मोस्ट केसेस में क्या होता है, गठबंधन की सरकारें काम करती है, जो अलायंस होते हैं वो काम करते हैं। तो जब एक अलायंस सरकार सरकार बनाती है, सत्ता में आती है, तो उस अलायंस में अलग अलग विचारधारा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक साथ आते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे देश में राजनीतिक एकरूपता आती है। लोगों का, सॉरी, जो अलग अलग गठबंधन में पार्टियां शामिल हुई हैं, सबका हित एक है। उनके विचार अलग हो सकते हैं, तो लेकिन उनका हित एक होता है, सत्ता में बने रहना। तो इस वजह से हमारे देश में एक राजनीतिक एकरूपता आती है। फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एक डबल मेंबरशिप की बात। डबल मेंबरशिप का मतलब यह है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के तो पार्ट होते ही हैं, साथ ही साथ वो लेजिस्लेटिव के भी पार्ट होते हैं। वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं और कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे डबल मेंबरशिप की बात है। फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो लीडरशिप होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। जैसे कि मैंने आपको ये पहले पॉइंट में बताया था कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी साहब। जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर का होता है। फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो लोअर हाउस है उसका डिसोल्यूशन पॉसिबल है। लोअर हाउस का डिसोल्यूशन पॉसिबल होने का मतलब ये है, माफ कीजिएगा, जो हमारे देश में लोकसभा है, लोकसभा का विघटन संभव है। हम देखते हैं कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब लोकसभा ने अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही खुद को डिसॉल्व कर दिया। इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट से आग्रह करके 1977 में लोकसभा को डिसॉल्व करवाया था। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो लोअर हाउस होता है, जो निम्न सदन होता है, उसका विघटन हो जाता है। और फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की एक और विशेषता है कि उसमें सीक्रेसी होती है। अब देखिए, सीक्रेसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो भी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के सामने इस सीक्रेसी की शपथ लेते हैं, इस गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए, हम जब पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले थे, ऐसे समय में जिन मंत्रियों के सामने ये पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की बैठक हुई, कैबिनेट में जो मंत्री शामिल थे, उन्होंने इस न्यूक्लियर टेस्ट से पहले आके अगर पब्लिकली कोई ऐसा बयान दे दिया होता कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं, तो क्या ये टेस्ट कभी सफल हो पाता? देखिए, ये न्यूक्लियर टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट था, और इतना सीक्रेट होने के बावजूद दुनिया भर के बड़े-बड़े देश चाह रहे थे कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट ना कर पाए। अमेरिका ने इतनी जद्दोजहद करके भी हमारे न्यूक्लियर टेस्ट को नहीं रोक पाया, हालाँकि उसने कोशिश पूरी की। तो क्या ऐसे मामलों में सीक्रेसी की इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है? बिल्कुल प्ले करती है। इससे हमारे देश की इंटेग्रिटी बनी रहती है। इससे हमारे देश के अंदर जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि उस कदम की जानकारी अगर पहले ही लोगों में पहुंच जाए तो उससे लोगों में पैनिक आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सीक्रेसी का प्रोविजन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है। अब सेम एग्जांपल, अब ब्लू स्टार जो हमारा ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसमें देख सकते हैं जब अमृतसर के टेम्पल में जो भी मिलिटेंट्स फंसे हुए थे, अब उसके बारे में अगर हमने जो कदम उठाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए जो कदम उठाया, उसकी बात अगर कोई भी मंत्री पहले ही आके पब्लिकली कर देता तो हो सकता है जो मिलिटेंट्स थे वो सतर्क हो जाते, कैजुअलिटी और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। सेम चीज़ हम बजट प्रिपरेशन में भी देखते हैं कि बजट में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी बजट आता है तो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका इस डिस्कशन में लग जाता है कि इस बजट में क्या क्या चीज़ों की संभावना है, किन किन चीज़ों पर सरकार एक्शन ले सकती है। अब अगर इसके बारे में जानकारी पहले ही आ जाए तो समझिए समाज में कितना रोष फैल जाएगा। समाज का एक तबका हो सकता है बहुत खुश हो, लेकिन एक ऐसा तबका जो कि बजट में के प्रावधानों से नाखुश होगा, तो वो बजट की प्रस्तुति से पहले ही सड़क पे हड़ताल करने के लिए निकल पड़ेगा। तो इस वजह से सीक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोविजन है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। तो ये हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स को देखा। अब देखिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के पैरेलल दुनिया भर के डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एक और गवर्नमेंट चलती है जिसको हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि यूएसए में हमने देखा कि इंडिया, ब्रिटेन, जापान, कनाडा इत्यादि देश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश यूएसए, वहां पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात की जाती है। वहां पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट अभी चल रहा है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा था कि नॉमिनल और रियल दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, दो टाइप के हेड होते हैं।
लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ये दोनों प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ही प्रेसिडेंट होते हैं। अगर हम यूएस के प्रेसिडेंट के टेन्योर की बात करें तो उनका टेन्योर 4 साल का होता है और वो कभी भी रिमूव नहीं किए जा सकते एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट। महाभियोग के अलावा कोई और दूसरा ऐसा प्रावधान नहीं है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति को पद से हटा सके। फिर हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है उसमें प्रेसिडेंट अपनी कंट्री को एक छोटी सी बॉडी जिसको कि कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहते हैं उसकी हेल्प से गवर्न करता है। अब मैं आपको बताऊं कि इस किचन कैबिनेट में जो भी नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज हैं उनको शामिल किया जाता है और वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। हमने देखा था अभी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में देखा था कि कैसे हमारे देश के अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज जो अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो एमपीज हैं उन्हीं को अपनी कैबिनेट में शामिल किया जाए। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस बात की आज़ादी है। फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के खिलाफ लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो ऐसे मुख्य बातें जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग करती है तो ये दो बातें ये हो जाएंगी। सबसे पहला कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी चीज ये है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबल होता है, वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो ये दो मुख्य ऐसी बातें हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन दोनों को अलग करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। तो हमारे देश में जो मंत्री हैं वो एग्जीक्यूटिव के तो मेंबर हैं ही, कैबिनेट के तो मेंबर हैं ही, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो हैं ही। इसके साथ साथ वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। वो विधायी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कंप्लीट सेपरेशन होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे देश में एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल होती है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करने का क्या माध्यम होता है? जैसे हमारे देश में मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, संसद में क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल होता है, डिस्कशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। ये सब क्या करता है कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। फिर हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोअर हाउस है उसका डिसोल्यूशन पॉसिबल है प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकता। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्पेशली जो है वो उसका सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति के पृथक्करण के डॉक्ट्रिन पे काम करता है, जहां पे सरकार के जो 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन आपस में एक दूसरे से एकदम सेपरेट है। तीनों का अपना अलग अलग काम है, तीनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो कंप्लीट जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है और इसी डॉक्ट्रिन के ऊपर आधारित। तो ये था प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स। अब हमारे देश में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। तो अपनाने के पीछे ऐसी बहुत सारी वजहें होंगी जिनको देख के हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। तो कौन कौन सी ऐसी अच्छी बातें थी जिसको देख के हम खुश होते थे
कि हमने अपने पार्लियामेंट देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। तो हम इन्हीं उन्हीं अच्छी बातों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक हार्मनी की बात करता है। इन दोनों के बीच में एक मधुर संबंध की बात करता है। इन दोनों के बीच में एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन की बात करता है। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जो एग्जीक्यूटिव है उन उसके जो मेंबर्स कौन होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं, है ना। तो इनके बीच में एक हार्मनी होता है। तो इसी हार्मनी को देखते हुए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। अब देखिए हाँ, दूसरी जो इसका दूसरी जो इसके विषय अच्छी बात यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करता है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे? देखिए, हमारे संसद में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस, जैसे क्वेश्चन आवर हो गया, डिस्कशंस होते हैं मंत्री के कार्यों पे, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। तो ये सारे ऐसे टूल्स हैं जो किसी भी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना के रखती है। अगर कोई मंत्री अपनी जिम्मेदारियों से चूक जाता है तो क्वेश्चन आवर में उस मंत्री से सवाल किया जाता है संसद में कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप इन चीज़ों को जनता के सामने लाकर रखने में असफल कैसे हो गए। तो इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित होती है, वो अच्छे तरीके से काम करते हैं ताकि संसद में उनको मुश्किल सवालों के जवाब न देने पड़े। तो इससे सरकार की जवाबदेहिता तय होती है। फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये डेस्पोटिज्म यानी निरंकुशतावाद इसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में जो पावर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है, जो कि एक ग्रुप है। किसी भी सिंगल पर्सन के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होता। तो इस तरीके से हम देखते हैं कैसे निरंकुशतावाद को प्रिवेंट करने का काम पार्लियामेंट्री सिस्टम करता है। फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट हमेशा रेडी रहती है। अब आइवर जेनिंग्स ने तो इस हद तक कहा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर होता है। आप इस बात को समझिए इस तरीके से, जैसे अगर सत्ता में कोई भी पार्टी है, उसने अपनी बहुमत खो दी, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो अपोजिशन जो लीडर है उस लीडर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, इनवाइट कर सकता है। और अगर अपोजिशन ने मेजोरिटी प्रूफ कर दी, चाहे वो गठबंधन बना के हो चाहे कैसे भी हो, अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों को मिला के अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक मेजोरिटी प्रूफ कर दी, तो फिर बिना चुनाव के अपोजिशन एक पार्टी अपोजिशन सरकार बना सकता है। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ? चुनाव में जो इतने सारे खर्च होते हैं, चुनाव में जो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से हम बच के बिना चुनाव के हमने एक अलग वैकल्पिक सरकार की स्थापना कर दी। तो इस बात का फायदा हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में मिलता है। और फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत ही ज्यादा वाइड रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। देखिए, हमारे देश में जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसकी संख्या टोटल लोकसभा की संख्या का यानी 543 जो लोकसभा के सीट्स हैं उसका 15% तक हो सकता है। तो लगभग 70 से ज्यादा लोग मंत्री बन सकते हैं। आप इस बात को समझिए कि हमारे देश में जितनी विविधता है, जितनी विविधता, चाहे वो कास्ट के नाम पे हो, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, है ना, रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो एरिया के नाम पे हो, क्षेत्र के नाम पे हो, इन सारी विशेषताओं के मद्देनजर 70 सीट्स हालांकि कम है, लेकिन इतनी सारी सीट्स मंत्रियों को मिल सकती है। ये इस बात को इंश्योर करता है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाएगा, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्रियों को चुनेगा, तो वो हमारे देश की इन सारे विविधताओं को ध्यान में रखेगा और वो इस बात का प्रयास करेगा कि हमारे समाज के हर तबके का रिप्रेजेंटेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो। तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में एक वाइड रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी व्यवस्था मानी जाती है और हमारे देश के विविधता के लिए अनुकूल है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऐसे अच्छी बातें हैं जिसके कारण हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर प्रेफर किया। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, उसके कुछ न कुछ दोष जरूर होते हैं। तो पार्लियामेंट्री व्यवस्था भी इसका कोई अपवाद नहीं है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे डिमेरिट्स हैं जो इस व्यवस्था पे सवाल खड़ा करते हैं। उसमें सबसे पहला डिमेरिट तो ये है कि ये व्यवस्था एक अनस्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, हमारे देश में मोरारजी देसाई की सरकार का गिर जाना, चरण सिंह है, वीपी सिंह है, देव गौड़ा है, आई के गुजराल है, इन सब की सरकार गिर चुकी है।
क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजॉरिटी पार्टी रूल की बात है, यानी जिस पार्टी को बहुमत है वही पार्टी सरकार में होगी। जैसे ही कोई पार्टी अपना बहुमत खो देती है उसकी सरकार गिर जाती है। इस तरीके से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट बनता है वो बहुमत पे चूंकि निर्भर होता है, इसलिए जो सरकार होती है वो अनस्टेबल होती है। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में पॉलिसीज की कंटिन्यूटी हमें देखने को नहीं मिलती। अब देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि जो भी सरकार है वो मेजॉरिटी के बेस पे सत्ता में बनी रहती है। उसके टेन्योर की कोई गारंटी नहीं होती कि कोई भी सरकार 5 साल काम करेगी। मैंने आपको बताया ना कि आज़ादी के बाद से 1967-68 तक तो एक ही मेजॉरिटी पार्टी रूल, सिंगल पार्टी रूल चलती रही, लेकिन उसके बाद से गठबंधन सरकारों का कार्यकाल आता है। और गठबंधन सरकार में हमेशा एक बड़ी पार्टी को इस बात का खतरा रहता है कि अगर कोई छोटी पार्टी हमारे गठबंधन से निकल गई तो हम मेजॉरिटी खो सकते हैं और सत्ता से बाहर हो सकते हैं। तो इसका हमें नुकसान ये होता है कि ऐसे स्थिति में जो भी गठबंधन सरकार है वो हमेशा ऐसी नीतियां इंप्लीमेंट करेंगी जिससे उनको अल्पकालिक लाभ हो, जिससे वो इस बात का अश्योरेंस अपने आप को दे सके कि वो सत्ता में बने रहे। दीर्घकालिक लाभ के लिए ऐसी नीतियां अपनाने पे वो जोर नहीं देती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता में से कभी भी बेदखल होने का खतरा बना रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी सरकार की टेन्योर के लिए जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में देखने को मिलती है, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे देश में दीर्घकालिक नीतियां नहीं लागू हो पाती। और जब कोई भी सरकार गिर जाती है, जैसा कि आपने देखा कि हमारे ये व्यवस्था एक अनस्टेबल गवर्नमेंट की बात करती है, तो कोई भी सरकार जब गिरती है और दूसरी नई सरकार आती है तो वो क्या करती है कि अपने पिछली सरकार की पॉलिसीज को रिवर्स कर देती है। तो हमने इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी पॉलिसीज चल रही होती है उसकी कंटिन्यूटी नहीं बनी रह पाती। दूसरी सरकार पहले सरकार की पॉलिसीज को रिवर्स कर देती है। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में बनी, तो इन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार की सारी पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया। और फिर 1980 में दोबारा से जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी वापस या कांग्रेस पार्टी वापस जब पावर में आई, तो इसने भी सेम किया। जो मोरारजी देसाई की सरकार की पॉलिसीज थी उसको रिवर्स कर दिया। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पॉलिसीज की कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम तो रहता ही है। फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कैबिनेट के डिक्टेटरशिप के लिए एक जगह दे देता है। मैं समझाता हूं, देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब किसी भी पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो एक बहुत ही ज्यादा एक अनकंट्रोल गवर्नमेंट की तरह बिहेव करने लग जाती है। उसके पास अत्याचार करने के बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। रीजंस मैं गलत कह रहा हूँ, उनके पास मतलब किसी भी नीति को लागू करने के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता, चाहे वो नीति बहुसंख्यकों के हित में हो या ना हो। क्योंकि उनको फुल मेजॉरिटी होती है तो किसी भी कानून को मोस्टली जो कानून होते हैं एक्सेप्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उन कानूनों को साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है। और जब भी कोई पार्टी फुल मेजॉरिटी में आती है तो इन ऐसे कानूनों को पास करवाना बहुत ही आसान हो जाता है। एक यूं कहावत में कहें तो हाथ का मैल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास अत्याचार के अवसर मिल जाते हैं उनको। जो एच जे लास्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एग्जीक्यूटिव को अत्याचार करने का अवसर प्रदान करता है जब किसी भी पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिल जाती है। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी का एरा। इंदिरा गांधी के एरा में ऐसे बहुत सारे मनमानी कानूनों को लाया गया। आप अब देखें कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा कब आया, जब इमरजेंसी के दौरान ही आया। 1976 में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करे, सरकार में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमने देखा कि जो तीसरी डिमेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम की वो ये कि वो कैबिनेट के डिक्टेटरशिप के लिए एक जगह प्रदान करता है, एक जगह, एक वैक्यूम उनके पास है जहां पर डिक्टेटरशिप का खतरा होता है। फिर अगला जो डिमेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो ये कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है उसके अगेंस्ट में है। हम देखते हैं कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है, सेपरेशन ऑफ
पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के काम जो है वो अलग अलग होने चाहिए और सरकार के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से एकदम सेपरेट रहें, अपने अपने काम में रहें। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम क्या देखते हैं, जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है इनके बीच में हार्मोनी होती है। तो ये हार्मनी जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में है। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक और डिमेरिट ये है कि ये गवर्नमेंट अमेच्योर्स के माध्यम से सरकार चलाती है। देखिए, अब इस बात को समझिए, हमारे देश में चुनाव होते हैं और चुनाव होके जो मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर्स के पास केवल यही लिमिटेड विकल्प होता है कि जो लोग चुन के आए हैं उन्हीं लोगों में से वो अपने कैबिनेट में मंत्रियों को शामिल कर सकता है। अब आप ही बताइए कि हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और पॉलिटिक्स में हैं। बहुत कम ऐसे गिने चुने लोग हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके बावजूद वो पॉलिटिक्स में है और वो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। जब मैं आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम बता रहा था तो मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट का किचन कैबिनेट होता है उस किचन कैबिनेट में वो नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज को भी शामिल कर लेते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हीं एमपीज में से ही पीएम को अपना कैबिनेट बुनना होता है और इस कैबिनेट की इफिशियंसी कम हो जाती है। इस कैबिनेट में उन जिन विशेषज्ञों की ज़रूरत हमें है उन विशेषज्ञों को शामिल करना अधिकांश मामलों में संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है वो गवर्नमेंट एमएचओस के माध्यम से रन की जाती है। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक कंपैरेटिव स्टडी है जिसमें दोनों के फीचर्स की बात है, दोनों की अपने अपने मेरिट्स की बात है, डिमेरिट्स की बात है ना। तो ये आप खुद से आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको जिसके जितने भी मेरिट्स और डिमेरिट्स थे वो समझा दिया। अब देखिए, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डिमेरिट्स को देखा। इन डिमेरिट्स को देखने के बावजूद इन देखने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर फिर भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर प्रेफरेंस क्यों दिए। तो इसके पीछे 4 कारण थे। अब इन्हीं 4 कारणों को अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला कारण तो ये था कि हम इस सिस्टम से बहुत ज्यादा फेमिलियर थे। संविधान सभा में भी बहुत सारे सदस्यों ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाने की बात कही थी, लेकिन संविधान निर्माताओं ने कहा कि चूंकि हमारे ऊपर ब्रिटेन ने शासन किया है और हम इस व्यवस्था से बहुत ज्यादा अवगत हैं, बहुत ज्यादा फेमिलियर है, तो एक नए देश के लिए जो जिसका अभी अभी जन्म हुआ है उसके लिए अगर हम इस 40 साल से चलती आ रही व्यवस्था को बदल दें और एक नई व्यवस्था को अपनाने की कोशिश करें तो वो एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि एक नए जन्मे देश के लिए ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को हम टैकल करेंगे या फिर इस नई व्यवस्था को अपनाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे। तो इस वजह से इस सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो हमारी फैमिलियरिटी थी उसको देखते हुए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेबिलिटी के ऊपर प्रेफर किया। जैसे देखिए, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है वो ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करता है, वहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट से के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर कोई भी गवर्नमेंट तभी तक सरकार में बनी रह सकती है जब तक कि उसको पार्लियामेंट में बहुमत प्राप्त हो, स्पेसिफिकली कहें तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो इस तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। तो चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ज्यादा स्टेबिलिटी थी, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेबिलिटी के ऊपर प्रेफर किया और हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को लागू किया। अब देखिए, तीसरा रीजन ये था कि एक न्यूबॉर्न कंट्री के लिए जो भी सरकार के ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन ऑर्गन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट जितना कम हो उतना देश के लिए अच्छा है। क्योंकि एक देश जब जन्म लेता है तो उस देश के सामने, स्पेशली भारत जैसे देश के सामने, अंग्रेजों की 200 सालों की दास्तां झेलने के बाद अनेक प्रकार की समस्याएं थी। गरीबी, असाक्षरता, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी। तो इन सारी समस्याओं के मद्देनजर अगर सरकार के ऑर्गन्स के बीच में ही डिस्प्यूट्स होने लग जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाए, तो क्या हमारा देश इन समस्याओं से अच्छे तरीके से लड़ पाएगा?
क्या हमारा देश इन समस्याओं से आगे बढ़ के विकास के पथ पे नई ऊंचाइयों को छू पाएगा? नहीं छू पाएगा। तो इसलिए एक नए जन्मे देश में सरकार के ऑर्गन्स के बीच में डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स न हो, उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था को अपनाया गया जहां पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में हार्मनी हो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सरकार के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एक तो स्टेबिलिटी और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंबेडकर साहब ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो इन दोनों चीजों को प्रोवाइड करती है। तो इसलिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा प्रेफर किया है स्टेबिलिटी के ऊपर। तो ये अंबेडकर साहब ने कहा था। फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमारे इंडियन सोसाइटी के नेचर के हिसाब से सही है। जैसा कि मैंने आपको मेरिट्स वाले टॉपिक मेरिट्स वाले पॉइंट में बताया था कि हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रीय विविधता बहुत ज़्यादा है, धार्मिक विविधता बहुत ज़्यादा है। इन सारे विविधताओं के मद्देनज़र एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो इन सारे विविधताओं को ध्यान में रखे और अलग अलग तबके के लोगों की, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोगों को हमारे सरकार में सही जगह दे। अब जैसे हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसका टोटल नंबर जो है वो लोकसभा की टोटल सीट का 15% हो सकता है। तो इतने सारे नंबर्स होने के कारण ये लगभग पॉसिबल होता है कि प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट में, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे तबके के लोगों को शामिल करेगा। और जितने भी तबके हमारे समाज में जितने सेक्शन है हमारी सोसाइटी में, उन सोसाइटी के सभी सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आएंगे, तो अपने अपने सेक्शन के हितों को सामने रख पाएंगे, संसद में आगे ला पाएंगे, अपने अपने सेक्शंस के लिए विकास के कार्यों को आगे लेके आ पाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो हमारे इंडियन सोसाइटी के नेचर के हिसाब से बहुत सही है। तो इन चार कारणों की वजह से हमने क्या किया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हाशिए पे रखा। अब दोस्तों, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ब्रिटिश से अडॉप्ट किया है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल, इन दोनों में कुछ डिस्टिंक्शन है, कुछ डिफरेंसेस हैं। हम इन्हीं डिफरेंसेस को अभी यहाँ पे समझेंगे। ये देखिए, आपको जो ये पिक्चर दिख रही है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की पिक्चर है। ये आपको नए बनाए हुए इंडियन पार्लियामेंट की पिक्चर है। तो इंडियन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल, इन दोनों में क्या क्या डिस्टिंक्शन है, हम इसी पॉइंट के साथ आज के इस लेक्चर को खत्म करेंगे। और मैं उसके बाद उम्मीद करूंगा अगर आपको कोई सवाल फिर भी बच जाता है तो आप हमें मेरे को कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। ब्रिटेन में हम देखते हैं कि एक मोनार्कल सिस्टम है। मोनार्कल सिस्टम का मतलब वहां पे राजवंश है, जबकि भारत एक रिपब्लिक है। अब रिपब्लिक होने का क्या मतलब होता है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर ब्रिटेन में पार्लियामेंट की सोवरेंटी है, यानी संसदीय संप्रभुता है। लेकिन हमारे यहाँ संसद को लिमिटेड पावर मिला हुआ है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर भी है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बेसिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश मॉडल में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको लोअर हाउस का मेंबर होना इसेंशियल है। लेकिन हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस या अपर हाउस, दोनों में से किसी का भी मेंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये दोनों राज्यसभा के मेंबर थे। नॉर्मली क्या होता है, जो लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, उस पार्टी का जो नेता होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन राज्यसभा का भी मेंबर कोई है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है इंडियन मॉडल में, नॉट ब्रिटिश मॉडल। ब्रिटिश मॉडल में लोअर हाउस का मेंबर होना जरूरी है। फिर देखते हैं कि ब्रिटिश मॉडल में जो यूजुअली एमपीज होते हैं वही मिनिस्टर्स के तौर पे अपॉइंट होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने के लिए, लेकिन इन 6 महीनों के भीतर उसको संसद के किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी होती है। तो ये ब्रिटिश मॉडल इंडियन मॉडल में अंतर है। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश मॉडल में मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई काम किया ब्रिटेन में, अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई काम किया, उस पे जो राजा है उसने हस्ताक्षर कर दिया, उसके बाद री साइन करने का काम जो वहां पे मिनिस्टर्स होते हैं वो करते हैं। राजा के साइन करने के बाद मिनिस्टर्स वहां पे दोबारा किसी भी अपने एक्शन पे साइन करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट मतलब किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं जिसके माध्यम से उन्होंने किसी काम को एग्जीक्यूट करना है। इससे क्या होता है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है।
इसका मतलब ये है कि उन्होंने जिस एक्शन पे अपनी मंजूरी दी है, उस एक्शन से अगर सोसाइटी के एक बड़े सेक्शन को हानि पहुंच रही है तो उसके लिए उस मिनिस्टर्स को कोर्ट में लाया जा सकता है, कोर्ट में घसीटा जा सकता है। लेकिन इंडियन मॉडल में हमारे मिनिस्टर्स की कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डीमोनेटाइजेशन का जो कदम उठाया गया, डीमोनेटाइजेशन के कदम को एग्जीक्यूटिव ने लागू किया, हमारे देश के एक बहुत बड़े तबके को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो ऐसी स्थिति में हम हमारे यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि जिस भी मिनिस्टर ने इस डीमोनेटाइजेशन के पर्पज से जो भी बिल लेके आया था या जो भी ऑर्डर था वो लेके आया था, उसको हम कोर्ट में ले जा सके। यहाँ पे लीगल मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उन्होंने एक बार जो काम कर दिया तो कर दिया। हाँ, आप सरकार के खिलाफ जरूर कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जिस मिनिस्टर ने इस काम को इनिशिएट किया था उस मिनिस्टर्स के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि उस मिनिस्टर्स की हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा किया जा सकता है। अगर किसी मिनिस्टर्स ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लाया हो जिससे कि हमारे समाज के ब्रिटेन के समाज के एक बड़े तबके को परेशानी हुई हो, तो ब्रिटेन के समाज का कोई भी व्यक्ति उस मिनिस्टर को कोर्ट में घसीट सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और जो तीसरी विशेषता है, सॉरी तीसरी माफ कीजिएगा, और जो अंतिम हमारे इंडियन और ब्रिटिश मॉडल में जो डिस्टिंक्शन है वो ये कि ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट काम करती है, जिसको बनाने का काम अपोजिशन पार्टी करती है। ये दरअसल अपोजिशन का अपने अपने मिनिस्टर्स को या अपने मेंबर्स को फ्यूचर के लिए तैयार करने का एक तरीका होता है, जिसमें वो अलग अलग, जैसे जैसे जो सत्ता में जो पार्टी है उसके जो कैबिनेट है, उसकी जो अलग अलग मिनिस्ट्री है, उसी तर्ज पे अपोजिशन भी अलग अलग मिनिस्ट्री बनाती है और अलग अलग लोगों को उस मिनिस्ट्री का भार सौंपती है। इससे क्या होता है कि अगर फ्यूचर में जब अपोजिशन पार्टी पावर में आएगी तो इन सारे मिनिस्टर्स को वो अच्छे तरीके से यूज कर पाएगी। हमारे यहाँ पे कोई भी शैडो कैबिनेट जैसी व्यवस्था नहीं है। तो ये हमारे इंडियन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल में डिफरेंस था, डिस्टिंक्शन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही लेक्चर्स के लिए दोबारा मेरे चैनल पे ज़रूर आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस को पहुँचाएँ। इस तरीके से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।